वेलकम अगेन जी। क्या चल रहा है फिर टॉपिक? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टाइम आई थिंक हमने इसको स्टार्ट कर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर अप कर दिया था, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके एग्जांपल्स, डाउट्स भी अपने कुछ हो गए हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। आज हम बढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन बाबा जी का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम अगली बात की ओर बढ़ेंगे। न्यूटन बाबा जी के दो लॉ बचे हैं, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, उनको भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग डाल ही लो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन बाबा जी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करने से पहले हमें एक और बेटा कंसेप्ट करना पड़ेगा। हेडिंग सही है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगेगी, फर्स्ट के बाद तो सेकेंड ही आनी थी ना, लेकिन एक कंसेप्ट आएगा बेटा, पहले हम उसको डील करेंगे। तो ये हेडिंग तो आपकी मेन रहेगी। यहां पर एक और कंसेप्ट आ रहा है बेटा, कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, पूरा नाम इसका लीनियर मोमेंटम। अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे यार, मोमेंटम भी दो तरह का होता है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। लेकिन बेटा अभी 9th क्लास लेवल में अब मान के चलेंगे मोमेंटम बोल रहा हूं मैं, तो मतलब मैं लीनियर मोमेंटम की बात ही कर रहा हूं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम, तो बार बार मैं लीनियर वर्ड यूज नहीं करूंगा, ये अंडरस्टूड है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम इट मींस लीनियर मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम पे आते हैं पहले तो यार। सबसे पहली बात, अब फोर्स को F से डिनोट करते हैं, मास को M से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन को A से डिनोट करते हैं। तो जो आपका लीनियर मोमेंटम है ना, ये भी बेटा अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब इट कैन बी मेजर्ड। अब अगर मेजर कर सकते हैं तो इसका सिंबल भी, इसकी यूनिट भी, सब कुछ रखनी पड़ेगी। तो पहले इसका मैं क्या बता रहा हूं, सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। it is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. If it is a vector quantity, मतलब इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ ना कुछ इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो इट इज a vector quantity. It has magnitude as well as direction denoted by small p. अब आते हैं है क्या चीज, व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। बट बेसिकली इफ आई स्पीक आई विल से मोमेंटम इज द मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, अब उसके अंदर मोशन कितना है, कितना उसमें मोशन है। एक तो हम मेजर करते हैं वेलोसिटी से, लेकिन यार एक्चुअली उसके अंदर मोशन है कितना, वो उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसके मास पे भी डिपेंड करती है। तो मोमेंटम के टर्म्स में ये बात आती है कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली इट इज द मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। कितना मोशन है उसके अंदर, कितना उसका वो इफेक्ट डालेगा किसी चीज पर। अब मोशन सिर्फ स्पीड पे नहीं डिपेंड करता बेटा, जो कितना मोशन है किसी चीज के अंदर, ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, करेगा उसकी स्पीड एज वेल एज मास। स्पीड पे भी डिपेंड करेगा और उसके मास पे भी डिपेंड करेगा। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास बहुत कम है, बहुत तेज आ रहा है,
अगर वो किसी चीज पे स्ट्राइक करता है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास भी ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है, वो जब किसी चीज पे पड़ेगा तो ये लगा लो उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। हम तुम लोगों को एक कागज की बॉल बनाते हैं, कागज की बॉल, और वो जोर से मारते हैं, जोर से, जितना जोर है ना धाड़ करके मारा पीठ पे तुम्हारी पे, तो बेटा पेपर बॉल जो है उसका मास बहुत कम है, स्पीड भले मैंने बहुत ज्यादा रखने की कोशिश की, उसका मास बहुत कम है, आपको को बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा बात है आप बोलोगे कि यार पागल है क्या, क्या कर रहा है। लेकिन अगर उतनी साइज का एक स्टोन हो, पत्थर हो, अब वो जोर से छोड़ो, प्यार से मार दिया, प्यार से अगर मार दिया तो उसी में सर फट सकता है। अब पॉइंट ये है कि वेलोसिटी के साथ साथ उसमें मास भी जब इन्वॉल्व हो गया ना, तब एक्चुअल पता लगता है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना इसके अंदर मोशन है, कितना फिजिकली मेजर्स मोशन कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम जो है, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम मोमेंटम का फार्मूला ही अगर बनाए ना, तो P से हमने इसको डिनोट करना है। इसका फार्मूला ही क्या लेकर चलते हैं हम, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, लीनियर मोमेंटम इसका पूरा नाम हो गया, मैं मोमेंटम ही बोल रहा हूं, कि लीनियर मोमेंटम is defined as the product, linear momentum of an object, लिख लो, linear momentum of an object is defined as the product of its mass and वेलोसिटी। यानी मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी होता है यार, एम इंटू वी, मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जितना मास ज्यादा होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज वेलोसिटी। अगली बात हमने बोला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब P इज इक्वल टू बेटा एम इंटू वी होता है, एम स्केलर है, वी वेक्टर है, यहां पर m यहां पर स्केलर है, v यहां पर वेक्टर है। तो बेटा जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की होगी, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मोमेंटम की भी हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम को जो डायरेक्शन मिली है वेलोसिटी से ही मिली है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। दो तीन बातें हो गई, फार्मूला आ गया, मास इनटू वेलोसिटी, डायरेक्शन के बारे में बोल दिया कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। अगली बात, इट्स यूनिट, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, याद रखनी है। यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का कंसेप्ट, मोमेंटम की फार्मूला, मोमेंटम की डायरेक्शन और मोमेंटम की यूनिट लीनियर मोमेंटम की याद होनी चाहिए। अगली बात जो एक और बात डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो ये कि बेटा अगर कहीं पर लिखा हो चेंज, मुझे चेंज निकालना है, मान लो चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, ये मोमेंटम वाली बात आ रही है फिर से, अब यहां पे फिलहाल हमने खत्म कर दी। अगर मुझे चेंज निकालना है, किसी भी चीज का चेंज निकालना है, जैसे वेलोसिटी का चेंज निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी फाइनल होगा उसको किससे माइनस कर दो, इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दो, हो गया चेंज। ऐसे अगर मुझे
चेंज इन टाइम निकालना है तो क्या कर दूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा। ये चेंज इन क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इसको हम टाइम टेकन यानी टी से भी डिनोट कर देते हैं। अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज का चेंज चाहिए होगा उसकी फाइनल वैल्यू को उसकी इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दो। जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, चेंज इन टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मतलब जो थोड़ी देर बाद हुआ, अभी मोमेंटम कुछ और 100 है, 2 सेकंड बाद मोमेंटम 200 हो गया। तो चेंज कितना आया, फाइनल यानी 200, इनिशियल यानी 100, 200 में 100, ये चेंज आ गया। और टाइम टेकन वही इनिशियल टाइम पता होगा आपको, फाइनल टाइम पता होगा। तो चेंज सिंपल कुछ नहीं है, दो वैल्यूज दी होंगी, एक फाइनल दी होती है हमेशा, एक इनिशियल दी होती है, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज कॉल्ड चेंज। उसको क्या कह देंगे हम, चेंज कह देते हैं। ओके, एक वर्ड और याद रखना है आपने, रेट ऑफ चेंज, बार बार आएगा, रेट ऑफ चेंज। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी क्वांटिटी के चेंज को यानी चेंज ऑफ क्वांटिटी को अगर मैं टाइम टेकन से, चेंज इन क्वांटिटी को अगर मैं टाइम टेकन से यानी चेंज इन टाइम टेकन को मैं चेंज इन टाइम भी कह सकता हूं भाई। तो अगर चेंज ऑफ क्वांटिटी को मैं उस दौरान के हुए हुए चेंज से डिवाइड कर दूं तो बेटा दिस टर्म इज नोन एज रेट ऑफ चेंज। जिसके भी नीचे टाइम आ जाएगा ना, टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज कहेंगे। ध्यान रखना, ध्यान क्या बोलेंगे, रेट। जिसके भी नीचे चेंज इन टाइम फिट हो गया वहां पर रेट ऑफ चेंज वर्ड यूज होना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको मैं बोलूंगा, ऊपर तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया, नीचे चेंज इन टाइम है ना, तो इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नीचे जब टाइम फिट हो गया तो वहां पे टर्म यूज होती है रेट ऑफ चेंज। किस रेट पे चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज किस रेट पे आया। तो अगर ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी, नीचे चेंज इन टाइम है, तो इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात को समझो, कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स अब बार बार यूज होंगी, अब बीच में पूछते रहोगे। अब बीच में पूछने वाला पंगा ही खत्म करूंगा, सारा कंसेप्ट स्टार्टिंग से ही उस तरीके से लेके चलेंगे हम। तो आप देखो जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मैंने ऊपर लिखा है चेंज इन वेलोसिटी और नीचे करस्पॉन्डिंगली क्या लिख दिया, चेंज इन टाइम, तो इस पूरी चीज को ओवरऑल क्या पढ़ोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यू विल रीड इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, समझो इसको, टाइम लगाओ चाहे। अगर कहीं ऊपर चेंज इन वेलोसिटी की बजाय मैं चेंज इन कोई और क्वांटिटी ले लेता हूं, डिस्टेंस ले लेता हूं, मान लो चेंज इन क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। यहां पर अपने पास चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल है, चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम एक और ले लो,
चेंज इन डिस्टेंस भी ले लो, डिस्टेंस में एक्स से डिनोट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्टेंस की फाइनल वैल्यू एक्स एफ से डिनोट करती है, एफ फॉर फाइनल, इनिशियल वैल्यू को आई से डिनोट कर दिया। फिर से सुनो, अगर मैंने कहीं लिखा चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यहां लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यहां लिखा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, चेंज इन डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन को टी लिख दिया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को मैंने टी लिख दिया, चलो ओके। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल को वी एफ और इनिशियल को यू वी यू भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है फाइनल वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट कर रखा है, वी से, इनिशियल को किससे डिनोट कर रखा है, यू से, नीचे टाइम टेकन। और चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम टेकन को मैंने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन कर दिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से, यह है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इसको क्या बोलोगे, ऊपर अगर चेंज आ जाए और नीचे टाइम आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे रेट ऑफ, ऊपर चेंज और नीचे टाइम आ गया ना, तो ये रेट बन गया, लेकिन है क्या डिस्टेंस, तो इसको आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। या अगर ये डिस्प्लेसमेंट होती तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या पढ़ोगे, क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस किस रेट पे चेंज हो रहा है। अगर आ जाए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नीचे टाइम है ना तो रेट वर्ड यूज होगा, अगर सिर्फ v माइनस यू है तो वो है चेंज इन वेलोसिटी, अगर उसके नीचे t भी है तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है मेरे भाई। और ये मोमेंटम है, ऊपर है चेंज इन मोमेंटम, नीचे टाइम है, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है वो, इसको बोलेंगे हम फिर, बोलो जरा, इसको बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी नीचे टाइम, और इसको बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बार बार वर्ड्स आने हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर कर। तो ये बहुत जरूरी चीजें, जब भी नीचे टाइम का कंसेप्ट आ जाए तो वहां पे क्या आ जाएगा, रेट का कंसेप्ट आएगा। तो हाउ वी विल रीड दिस क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, वो आपको पता है कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी होती है, इसको क्या बोलते हो, वेलोसिटी, पढ़ा होगा आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ऐसी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होती थी। अब मोमेंटम क्या होगा वो भी देखते हैं, लेकिन अभी आपको फिलहाल क्या सिखाया है, यार पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या है। अगर ये आ गया, मोमेंटम की बातें फिर से आएंगी बेटा, अगर ये आ गया, ये बोलना आ गया, ये लिखना आ गया, तो मतलब हम कहां पर पहुंचे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे पहुंचे। तो
हेडिंग अपनी क्या चल रही है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या चल रही है हेडिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब आएगी स्टेटमेंट जी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट से पहले बेटा हमें मोमेंटम का कंसेप्ट करना जरूरी था, तभी मैंने इतनी देर से मोमेंटम का कंसेप्ट कराया, और उसमें हमें मोमेंटम के कंसेप्ट के साथ साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट भी चाहिए था, तभी हम किसको डिस्कस कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिस्कस कर रहे थे। तो अगली बात, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे रटी हुई होनी चाहिए। तो अगली बात, न्यूटन बाबा जी का, आगे अपने आप बोल लो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा करने जा रहे हैं हम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट लिखना पहले तो याद होनी चाहिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखना कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ change of momentum, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the external force applied and the change takes place in the direction of force applied। ओके जी, तो भाई आराम करते करते कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। स्टेटमेंट क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, उससे पहले फिर हमें दूसरी बातें भी करनी पड़ गई मोमेंटम की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम में अगर कोई चेंज आ रहा है बेटा किसी ऑब्जेक्ट के, वो कितनी तेजी से चेंज आ रहा है, हाउ फास्ट द मोमेंटम इज चेंजिंग, क्योंकि रेट में टाइम का कंसेप्ट है। हाउ फास्ट द मोमेंटम इज चेंजिंग, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कम है तो मोमेंटम में चेंज धीरे धीरे आएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तो मोमेंटम में चेंज बड़ी तेजी से आ जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। सो व्हाट इज स्टेटमेंट, याद करनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। और लास्ट लाइन भी भूलनी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो चेंज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, मान लो अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था उसी डायरेक्शन में लगा तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा था किसी स्पीड से और फोर्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में लग गया, तो चेंज भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। सो जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड चेंज टेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट रटो पहले तो, उसके बाद अगले स्टेप इससे रिलेटेड है ही है। तो इसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट है कुछ स्पीड से जा रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड u है, इनिशियल स्पीड u है, इस पे बंदे ने कुछ फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स, u इनिशियल स्पीड हो गई, f क्या हो गया जी, एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण इसकी स्पीड में चेंज आ गया। अब पहले स्पीड u थी, अब क्या हो गई, v हो गई। ओके, क्यों, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब अगर इसका मास m है तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इसका कितना है m, वेलोसिटी इसकी कितनी है u, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसलिए जो अभी मोमेंटम आया
वो कैसा आ गया, इनिशियल मोमेंटम आया। भैया इनिशियल वेलोसिटी यूज करोगे तो इनिशियल मोमेंटम आएगा ना। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, उसका इनिशियल मोमेंटम था m इंटू यू, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब भाई वेलोसिटी चेंज हुई, मास थोड़ी हुआ, मास तो वही था, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज होने से उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया होगा। तो फाइनली इसका जो मोमेंटम है वो हो गया m इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो सिचुएशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा और उसके वेलोसिटी में चेंज हो गया। अब न्यूटन जी ने क्या बोला, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये ना, देखो इसको बोलते ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। क्या बोला जी न्यूटन जी ने इस पूरी स्टेटमेंट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या लिखते हो आप, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा अब इसका अगला। तो न्यूटन्स लॉ की स्टेटमेंट के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो पी एफ माइनस पी आई बाई टी सब समझा दिया बेटा, रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये चीज आ गई। अब यहां से अगली बात जो अपनी बनती है वो क्या बनती है जी, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन है। ये इसकी स्टेटमेंट फॉर्म होगी, ये क्या होगी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी। अब इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें तो फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू ई, नीचे क्या आ गया, टाइम टेकन हो गया। ये किसके इक्वल है, f के। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो कोई कांस्टेंट आता होता है, लेकिन यहां पे कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ऐसे सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेनी है आपने, 1 ही ले लेनी है। यहां से इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो m बाहर आ जाएगा, देखो कॉमन निकल रहा है, इतनी मैथ्स तो आती होगी भाई। ये v माइनस यू बाई टी है, इक्वल टू क्या आ गया, f। अब ध्यान से सुनना, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एक्सेलरेशन होती है, तो यहां पे आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू f। कहने का मतलब अल्टीमेटली न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हमें कहां तक लेकर गया, f इज इक्वल टू एम ए तक। फाइनल बात क्या निकली न्यूटन सेकंड लॉ मोशन की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो जो है सो है, अल्टीमेटली अपना जो रिजल्ट निकला दैट इज f इज इक्वल टू m इंटू ए। फाइनल बात क्या निकली, f इज इक्वल टू m इंटू ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन का जो फाइनल रिजल्ट है f इज इक्वल टू m इंटू ए, याद रखना। ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, एक्सप्रेशन होगी, इस पे बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किए जा सकते हैं। अब इससे जो बेटा हमने f इक्वल टू m इंटू ए रिजल्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आएगा। यहां से क्या पता लगा कि जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यहां से कभी कभी हमें एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास का भी कंसेप्ट पता चलेगा, और न्यूमेरिकल्स वगैरह इस पे बेस्ड आते रहेंगे। अब देखो आज न्यूमेरिकल नहीं कराते, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो पहले इस पार्ट को क्या करो आप अच्छे से कवर अप कर लो,
अभी बीच में न्यूमेरिकल नहीं लगाते, पहले पूरा मोमेंटम का कंसेप्ट और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ओके, बीच में अब एक छोटी सी बात और करा देते हैं, इसके न्यूमेरिकल बाद में इकट्ठे देखेंगे। एक छोटी सी बात और करा देते हैं, अगली हेडिंग डाल लो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन बाबा जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये इजी है बेटा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इजी है। इसको साथ के साथ चलो 5-7 मिनट ही लगाने हैं, इसको साथ के साथ हम निपटा देते हैं। तो अगली बात लिख लो जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें कम से कम लॉज ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट तो अब खत्म हो जाएगा, एक तरफ हम हो जाएंगे कि हमने चलो लॉज तो कर ही दिए। तो अगली बात न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल है भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बेटा सिंपल है, लिख लेना है इसकी स्टेटमेंट कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन, फॉर every action there is an equal and opposite reaction। मतलब बेटा एक्शन भी फोर्स ही होता है, रिएक्शन भी फोर्स ही होता है। अब यहां पे एक्शन का मतलब फोर्स है और उसकी जो रिएक्शन हुई है वो भी फोर्स है। फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन मीन्स फोर्सेस। तो थर्ड लॉ मोशन सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता है तो उसने फर्स्ट वाले पर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा ही देना है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप एक बॉल को दीवार पे मारोगे तो जब ये दीवार पे जाके लगेगी, बॉल ने दीवार पे क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। द बॉल विल एक्सर्ट फोर्स ऑन वॉल। अब वो वापिस कैसे आ जाती है, वापिस बेटा रिएक्शन के कारण आ जाती है, ड्यू टू रिएक्शन। तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, दैट इज कॉल्ड, जो पहले लगा वो एक्शन हो गया, जो उसके रिजल्ट में लगा उसको हम क्या कह देते हैं, रिएक्शन कह देते हैं। तो याद रखना है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो ये कोई पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अगर ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाया तो बी ने ए पर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। अगर मैंने बोला एफ ए बी, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इट शुड बी इक्वल टू एफ बी ए, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। लेकिन यहां पे माइनस साइन शो करना होता है। माइनस साइन किस लिए, ऑपोजिट वाला कंसेप्ट शो करने के लिए। है तो इक्वल लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, ऑपोजिट। तो क्या रटा जी आपने, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल बहुत है, एक मैं बॉल वाला एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल है गन और बुलेट वाला। ओके, जब गन से बेटा फायर किया जाता है, फायर, तो बुलेट पे फोर्स लगता है आगे की ओर, लेकिन उसके कारण पीछे की ओर भी जर्क लगता है, झटका लगता है। यहां पे भी क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन है। जब हम चलते हैं ना, चलते हैं तो हम चलते वक्त क्या करते हैं, व्हेन वी वॉक, हम चलते वक्त अपने पांव से पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। किस पे, अर्थ पे पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। अर्थ हमें उतना ही फोर्स आगे की ओर लगा देती है।
अच्छा, अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है, अब हमारे फोर्स से अर्थ तो पीछे जाने वाली है नहीं, लेकिन जो अर्थ हम पे उतना ही फोर्स लगा देती है, उससे हम जरूर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो हमारा जो वॉकिंग है ना बेटा जी, मूव करना, इट इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर ये कंसेप्ट ना हो तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। जब हम चलते हैं तो हम अपने पाँव से पीछे की ओर क्या लगाते हैं, अर्थ पे फोर्स लगाते हैं। हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही अर्थ ने हमें आगे लगा देना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, हम फोर्स तो उस पर लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि अर्थ पीछे की ओर घूमने लग जाए। ओके जी, तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक रॉकेट का एग्जाम्पल ले लो। रॉकेट में क्या होता है, उसके अंदर फ्यूल होता है, चाहे वो दिवाली वाला रॉकेट ले लो भाई, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट ले लो, दोनों में कंसेप्ट सेम ही है कि उसकी जो बॉडी है उसमें फ्यूल होता है। दिवाली वाले रॉकेट में थोड़ा सा फ्यूल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है। जब वो फ्यूल बर्न होता है ना, एकदम गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो नीचे की ओर निकलती हैं। जब नीचे की ओर फोर्स लगता है तो उल्टी डायरेक्शन में भी उनको फोर्स लगाना पड़ जाता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, और रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करें। जब तक पीछे की ओर गैसेस निकलती रहेंगी, यानी पीछे की ओर फोर्स लगता रहेगा, तब तक रॉकेट की स्पीड बढ़ती रहेगी। तो देयर आर मैनी 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 एग्जाम्पल्स। आप अपनी किताबें पढ़ो, उसमें आपको इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। डाउट क्लासेस में डाउट्स आपके हम ले ही लेंगे। तो अभी तक इतना करो, उसके बाद फिर थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट हम टेकअप करेंगे। मोमेंटम थोड़ा सा और करके, मोमेंटम की कुछ बातें और करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम वगैरह। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पार्ट इसका टेकअप करते हैं जी। थैंक यू।